नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो 13 दिसंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित होता है और 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हो जाता है। साथ ही में इस एक्ट के अंदर 5 अध्याय और 37 धाराएँ हैं और इसी क्रम में हम धारा 20 को जो है विस्तृत रूप से आज पढ़ेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट शुरू करते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। साथ में साथियों आप शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। और ये जो 2005 का अधिनियम संख्यांक कितना है याद रखिएगा, अधिनियम संख्यांक है 43। चलिए इसकी धारा 20 किस बात का प्रावधान करती है? धारा 20 प्रावधान करती है धनीय अनुतोष, मॉनेटरी रिलीफ्स, ठीक है। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि सर हाँ आप जो है हिंदी के साथ साथ जो टर्म्स होती हैं उनको आप इंग्लिश में भी लिखवाया करें, क्योंकि कई बार जो होता है हिंदी पूर्ण रूप से हिंदी नहीं देखकर पेपर सेटर क्या करता है, कई बार इंग्लिश के टर्म्स को ऐसा कैसा लिख देता है, यानी कि जो धाराएं होती है उनको एज इट इज़ कई बार जो होता है उसमें इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं और जो है एग्जाम जो परीक्षार्थी है वो परेशान हो जाता है। तो चलिए उसका भी मैंने समाधान कर दिया आपका यहाँ पर। धारा 20 धनीय अनुतोष मॉनेटरी रिलीफ्स, हम बात करें मॉनेटरी रिलीफ्स यानी धनीय अनुतोष कौन कौन से हम बात करें रिलीफ्स, धनीय रिलीफ जो है इसके अंदर दिए जाएंगे उनके बारे में बात की गई है। तो चलिए जो व्यथित व्यक्ति है उसके संबंध में धनीय अनुतोष है, बात करते हैं कहाँ कहाँ क्या होगा। देखिए धारा 12 के उपधारा 1 के अधीन हमने बात की थी। धारा 12 के अंदर मजिस्ट्रेट को आवेदन और मजिस्ट्रेट जो है प्रथम सुनवाई के बाद में जो भी आदेश पारित करेगा उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो उपधारा 1 के अधीन क्या करता है, धनीय अनुतोष पारित करता है। लेकिन धनीय अनुतोष का विवरण किसमें है? धारा 20 में है, याद रखिएगा साथियों। अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और उसकी संतान द्वारा उपगत व्यय, काफी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो व्यथित व्यक्ति और कौन है, उसकी संतान द्वारा उपगत व्यय, यानी कि उनके द्वारा जो भी चीज है जो खर्चा किया गया है उस खर्चे की बात किया जा रहा है, उन पर जो खर्चा होता है उसकी बात है। सहन की गई हानियां, यानी कि यदि जो है किसी प्रकार का कोई खर्चा होता है और उसमें हानि होती है तो वो भी इसको यहाँ शामिल किया गया है कि पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने यानी कि देने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे, यानी कि जो नीचे वर्णन किया गया है वो शामिल होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप इसको याद रखिएगा, किंतु वह निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है साथियों? इसका अर्थ यही है, देखो कई बार किसी एक्ट के अंदर कोई चीज लिखी जाती है तो जब भी न्यायालय में वाद विवाद होता है तो एक पक्षकार यानी कि जो वकील जो होते हैं वो जब इस पर वाद विवाद करते हैं या हम बात करें वो न्यायालय के अंदर अपना पक्ष रखते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो सीधा कहते हैं सर एक्ट के अंदर केवल इन्हीं चीजों को शामिल किया गया है। इसलिए यहां पर साफ साफ ये बताया गया है कि भाई ये तो शामिल होंगे ही सही, ये 4 चीजें तो शामिल हैं, इसके अतिरिक्त भी यदि मजिस्ट्रेट को लगता है और किसी पक्षकार ने यानी कि व्यथित व्यक्ति ने किसी प्रकार की और मांग रखी है और वो मांग उचित है तो उसे भी मजिस्ट्रेट इसमें शामिल कर सकता है। और यदि मांग अनुचित है यानी कि तथ्यहीन है, उस पर कोई आधार नहीं है और वो मांग सही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो हम बात करें वहां पर जो मजिस्ट्रेट उसे क्या कर देगा, सिरे से खारिज कर देगा और केवल यही आदेश पारित करेगा। तो ये मजिस्ट्रेट की इच्छा पर निर्भर किया गया है। और दूसरी चीज, आपने आवेदन में कौन कौन से धनीय अनुतोष और मांगे हैं इनके अंदर उनकी बात की गई है। चलिए तो यहां तक कौन कौन से सम्मिलित हैं उनको हम बात कर लेते हैं। उपार्जनों की हानि, द लॉस ऑफ अर्निंग्स, कुल मिला के बात ये ऐसा है कि यदि कोई महिला किसी प्रकार का काम करती है, कुछ भी हम बात करें उसका कुछ बिजनेस है कुछ भी है और उसमें अगर उसको हानि होती है, क्या होता है घरेलू हिंसा के कारण उसे ऑफिस नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, या उसे काम नहीं करने दिया जाता, तो उसके कारण जो भी उसका हम बात करें यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है तो उसका भरण पोषण किया जाएगा। चिकित्सीय व्यय, अगर किसी प्रकार का कोई भी हम बात करें इसके अंदर महिला पर जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं चिकित्सीय व्यय, हॉस्पिटल में भर्ती होती है, किसी प्रकार कोई बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट होता है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किसके द्वारा हम बात करें, जो प्रत्यर्थी है उसके द्वारा। यहां देखिए सारी चीजें किस पर लागू हैं, प्रत्यर्थी पर।
यानी कि सारे खर्चे कौन देगा? प्रत्यर्थी देगा। किसको देगा? व्यथित व्यक्ति को, यानी कि जो व्यथित महिला है घरेलू हिंसा के अंदर उसको दिए जाएंगे। व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि। तो वही बात है, देखो, नाश, नुकसानी, हटाए जाने के कारण हुई हानि, यानी कि यहां भी किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसकी बात की गई है। नियंत्रण में, अब देखिए, पहले कोई भी हम बात करें संपत्ति किसके नियंत्रण में थी? व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में थी, और अभी भी है। मान लीजिए वहां से उसको जब हटाते हैं तो उस कारण अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है उस प्रॉपर्टी में, तो उस प्रॉपर्टी के डैमेज का पुनर्भरण, या हम बात करें उस प्रॉपर्टी का जो है, जो भी उसको रिपेयर करने में या उसको सही करने में जो भी खर्चा आएगा वो प्रत्यर्थी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो नुकसानी, नाश, हानि कॉमन चीज है। आगे चलिए, द लॉस कॉज्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, व्यथित व्यक्ति के साथ साथ उसकी संतान के लिए भरण पोषण यदि कोई हो, देखो मैंने आपको पहले भी कहा, किसको दिया जाएगा? व्यथित व्यक्ति को भरण पोषण तो दिया ही जाएगा धनी अनुतोष में। अब यहां बात हो गई भरण पोषण, यानी कि देखो, भरण पोषण हमारे लिए जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो हमारे लिए नित्यवित आवश्यक हैं, चाहे हमारे लिए पानी हो गया, हमारा भोजन हो गया, हमारे फल फ्रूट हो गई, हमारे और भी चीज़ें, न्यूट्रिशंस हो गए, जो भी तमाम चीज़ें एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं और जो पहले से चली आ रही हैं। आप समझ रहे हैं? यानी कि जो पहले वो जिस घर में जिस सेवाओं का उपयोग करती थी, जो चीज़ खाती थी, उसी प्रकार का जितना खर्चा होगा वो सारा खर्चा कौन उठाएगा? प्रत्यर्थी उठाएगा। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दी गई है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125। अब यहाँ क्या धारा 125 प्रावधान करती है? पहले तो आप ये समझिए। देखिए, धारा 125 में जो है पत्नी, संतान और माता पिता, तीन चीजों का उल्लेख है। धारा 125 में किसका है? यहां मैं लिख देता हूं। देखो, यहां तो केवल हम बात करें धारा 20 का, जो हम बात करें उपधारा 1, ये माफ कीजिएगा, उपधारा 1 है। उपधारा 1 का जो गृह प्रावधान है, अगर हम इसको जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो आप याद रखिएगा A, B, C और D, इस प्रकार से आएगा, छोटी ABCD के अंदर आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको नहीं होना वहां पर। अगर आपको जैसे हिंदी वर्णमाला में आए तो ये, और अंग्रेजी में आए तो आपको ये याद रखना। 125 क्या कहती है? 125 टू द पॉइंट बात करती है सबसे पहले कि भाई देखिए, एक तो हो गया पत्नी, एक हो गया संतान। अब दोनों चीजें हम यहां बात करें शामिल कर ली गई। व्यथित व्यक्ति हम बात कर सकते हैं, पत्नी हो सकती है, संतान हो सकती है, लेकिन यहां पर किसका वर्णन किया गया है? माता और पिता को भी शामिल किया गया है। और इन सबके भरण पोषण का प्रावधान CRPC, हम बात करें दंड प्रक्रिया संहिता 1973, हम बात करें 1974 का अधिनियम संख्यांक 2, इस बात का प्रावधान करता है। ठीक है, तो यहां पे उसके अधीन 125 या तत्समय, तत्समय का मतलब होता है वर्तमान में, यदि कोई ऐसा कानून लागू है, विधि अधीन कोई आदेश है, या भरण पोषण के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है। तो देखो, एक तो भरण पोषण आदेश भी हो गया, और भरण पोषण के अतिरिक्त एडिशनल कोई भी आदेश या ऑर्डर जो है वो होगा, वो इस धारा के अंतर्गत जारी किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एक बार आप पुनः आप याद रखिए, धारा जो हम बात करें 18 संरक्षण आदेश, धारा 19 निवास आदेश, धारा 20 जो है हम बात करें धनीय अनुतोष आदेश, धारा 21 अभिरक्षा आदेश, धारा 22 प्रतिकर आदेश, और धारा 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, इन चीजों को विशेषतः ध्यान रखना है। चलिए, इसके अंदर आगे और उपधाराएं उनकी हम बात कर लेते हैं। कक्षा को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जितनी भी चीजें उनको हम कवर करने का जल्दी जल्दी प्रयास कर रहे हैं साथियों। साथ में आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम आगे की बात करते हैं। धारा 20 धनी अनुतोष मॉनेटरी रिलीफ्स की जो उपधारा 2 है वो प्रावधान करती है साथियों। इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष पर्याप्त, उचित, युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवन स्तर से जिसका व्यक्ति अभ्यस्त है संगत होगा। देखिए,
फिर फाइनली वही चीज़ निकल के सामने आ रही है, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई जिस स्तर की जो लाइफस्टाइल व्यक्ति पहले साझी गृहस्थी में जिस प्रकार का वो जो साधन वगैरह जो भी उसके द्वारा काम लिया जा सकता था, काम लिया जा रहा था, जैसी परिस्थितियों में वह रह रहा था, सेम वैसी ही परिस्थितियों के अनुरूप धनीय अनुतोष पारित किया जाएगा, वैसी ही परिस्थितियों उसी के अनुरूप खर्चा उसे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ डिफरेंस है साथियों, एक सामान्य व्यक्ति, हम बात करें मिडिल क्लास व्यक्ति होता है तो उसके पास एक स्कूटर होता है, या हम बात करें बाइक होती है, और एक छोटा मकान होता है जिसमें फैमिली आराम से रहती है, तो वो उनके अनुरूप होता है। और अगर कोई उससे भी, जैसे हम बात करें लोअर क्लास होती है, तो उसमें थोड़ा अलग होता है। अपर क्लास होता है तो उन पे पास गाड़ी मेंटेन करते हैं, वो किस ब्रांड की गाड़ी मेंटेन करते हैं, 10 लाख की करते हैं, 20 लाख की करते हैं, 50 लाख की करते हैं, तो उसी पर सुनिरूप की घर में नौकर चाकर हैं खाना बनाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें, जो भी सुविधाएं वो साझी गृहस्थी में उपयोग करती थी, सेम वही सुविधाएं उसे जो है, हम बात करें अलग जब वो व्यतीत व्यक्ति रहता है तो ऐसी कंडीशन में उसे सेम वही सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और उन्हीं के अनुरूप, देखिए उन्हीं के अनुरूप क्या किया जाएगा, धनीय अनुतोष पारित किया जाएगा या आदेश दिया जाएगा, जो कैसा हो, पर्याप्त हो, उस व्यक्ति के जो जीवन स्तर जीने के लिए पर्याप्त हो, ठीक है, उचित हो, फेयर हो, युक्ति युक्त हो, रीजनेबल हो। ऐसा नहीं है कि उसके साथ आप अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। जब मजिस्ट्रेट जो है आदेश पारित करता है तो ऐसी कंडीशन में आदेश मजिस्ट्रेट जो है सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर पारित करता है। उनकी जो पारिवारिक स्थिति होती है, उनका जो मंथली अर्निंग होता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो है इस प्रकार का आदेश पारित किया जाता है। और साथ में वो संगत होना चाहिए। संगत होने का अर्थ ये है साथियों, जो ही मैंने अभी सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बोली हैं, उन सभी का अर्थ है संगत हो, ठीक है। असंगत होना यानी कि हम बात करें, मान लीजिए वो कैसा होगा, अयुक्तियुक्त होगा, अनुचित होगा, अपर्याप्त होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। लेकिन ये अगर उसे सभी चीज़ें वहाँ मिल रही हैं तो वो कैसा होगा, संगत होगा, उसके साथ न्याय होगा, वो सही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। मजिस्ट्रेट को जैसा मामले की प्रकृति और परिस्थितियां अपेक्षा करें। देखो, मजिस्ट्रेट को जैसा मामले की प्रकृति, नेचर और परिस्थितियां हम बात करें, अपेक्षा करें, भरण पोषण के एक समुचित एक मुश्त संदाय या मासिक संदाय आदेश देने की शक्ति होगी। देखो, मजिस्ट्रेट को यहाँ पर जो है उपधारा 3 के अंतर्गत यहाँ जो शक्ति प्रदान की गई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मजिस्ट्रेट यहाँ जो है एक मुश्त यानी कि एक साथ पूरा अमाउंट जो भी है व्यथित व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाएगा। किसके लिए, धनीय अनुतोष के तहत, और मामला वहीं हम बात करें धनीय अनुतोष का समाप्त हो जाएगा। एक मुश्त, एक साथ उसको सारा पैसा दे दिया कि भाई आप जो है अपने हिसाब से जो है लाइफस्टाइल सेट कर ले। क्योंकि आपने और हमने कई बार हम देखा है जिस प्रकार के, जैसे मान लो यहाँ पर वो बात नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति का जो बड़े उद्योगपति होते हैं उनका डिवोर्स होता है तो उसमें फाइनली सेटलमेंट होता है कि महिला को जो है 100 करोड़ देने पड़ेंगे, 200 करोड़, 500 करोड़, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उनके बीच में क्या होता है, सेटलमेंट होता है। तो वो क्या होता है, एक मुश्त होता है, एक बार जो पैसा देना था दे दिया, बात खत्म। तो वो यहां पर एक समुचित यानी कि एक समुचित यानी कि एक साथ एक मुश्त जितना भी जो अमाउंट होगा वो यहां दे दिया जाएगा। आगे हम बात करें मासिक संदाय यानी कि जो मंथली जो पेमेंट देनी है, जो मासिक खर्चा उसको देना है, उसकी बात यहां पर की गई है। तो यहां पे सीधा आपसे पूछ सकता है कि एक जो है क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनेगा कि मजिस्ट्रेट एक मुश्त या मासिक जो है संदाय देने की शक्ति कौन सी धारा में है। तो धारा हम बात करें 20 का उपधारा 3 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं, उपधारा 4 क्या प्रावधान करती है। मजिस्ट्रेट आवेदन के पक्षकारों को, देखिए आवेदन के पक्षकारों को, जिसने आवेदन किया है उसको, पुलिस थाने के भार साधक को, यानी कि जो भी पुलिस थाने का भार साधक है, जो भी व्यक्ति पुलिस थाने में जिम्मेदार व्यक्ति उसे हम कहते हैं। मुख्य रूप से साथियों आप समझ सकते हैं भार साधक का अर्थ होता है कि उस थाने को संचालन करने की अधिकारी जिम्मेदारी जिस अधिकारी के ऊपर है उसकी। भार साधक यानी कि जो थाना अधिकारी होता है वो, ठीक है, या जिसे इस कार्य को करने के लिए सौंपा जाता है उस व्यक्ति की बात की जाती है। मुख्य रूप से वहां का जो थाना अधिकारी होता है वही सभी कार्यों का संचालन करता है। तो यहां पर हम बात करें थाना अधिकारी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रत्यर्थी निवास करता हो,
जिसकी स्थानीय सीमाओं में या अधिकारिता में। देखो अधिकारिता का अर्थ यहां पर यह है साथियों, जिसकी स्थानीय सीमा में या अधिकारिता, यानी कि जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कौन निवास करता है, प्रत्यार्थी। यहां पे इस चीज को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां पे व्यथित व्यक्ति नहीं है। हम हर जगह व्यथित व्यक्ति पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन यहां पर कौन है, प्रत्यार्थी। प्रत्यार्थी जिस जगह पे, जिस थाने की अधिकारिता में निवास करता है, उस संबंधित थाने के जो भार साधक या थाना अधिकारी को जो है, जो भी धनीय अनुतोष आवेदन किया जाएगा या धनीय अनुतोष आदेश जो दिया जाएगा, उस आदेश की जो एक प्रति उसको भेजी जाएगी। इसको इसलिए भेजी जाएगी कि जब भी ये जो है इस प्रकार का आदेश दिया गया है और यदि ये व्यक्ति जो है व्यथित प्रत्यार्थी जो है, व्यथित व्यक्ति को जो धनीय अनुतोष किया गया है, उसका जो संदाय, उसका जो पेमेंट है, उसका जो भुगतान है, अगर वो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसका ध्यान कौन रखेगा, पुलिस थाने का संबंधित भार साधक व्यक्ति। और न्यायालय द्वारा जब भी संबंधित पुलिस थाने के भार साधक व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा, तो अगर वो मान लीजिए ये जो है प्रत्यार्थी भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है या भुगतान नहीं कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय, और वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो संबंधित पुलिस थाने को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप इसको जो है अरेस्ट करके या उसको जो है तामील कीजिए ताकि ये न्यायालय में उपस्थित हो। इस प्रकार के आदेश यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप दो चीज यहां समझ लीजिए, धारा 4 मुख्य रूप से क्या प्रावधान करती है, क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि धारा 20 की उपधारा 4 के अधीन धनीय अनुतोष की प्रति दी जाती है या प्रति न्यायालय द्वारा भेजता है आवेदन के पक्षकारों को, यानी कि जो व्यथित व्यक्ति है जिसने आवेदन किया है उसको, ठीक है। दूसरी प्रति दी जाएगी संबंधित पुलिस थाने को। और हम बात करें यहां पर दोनों को एक प्रति भेजने का प्रावधान ये धारा करती है। यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रत्यार्थी को भी ये प्रति दी जाएगी। प्रत्यार्थी को आदेश दिया जाता है सीधा कौन सी धारा में, उपधारा 1 में उसकी प्रति मिलती है, ठीक है। और उसी की प्रति यहां पर भेजने का प्रावधान कौन सी धारा में है, तो धारा अगर उपधारा 4 में पूछे तो आपको 2 याद रखना है, आवेदन के पक्षकार और संबंधित पुलिस थाने के भार साधक को। चलिए प्रत्यार्थी अगला हम उपधारा 5 की बात कर लेते हैं। प्रत्यार्थी उपधारा 1 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को अनुदत्त धनीय अनुतोष का संदाय करेगा, ठीक है। विनिर्दिष्ट अवधि, देखो आदेश के अंदर जिस समय सीमा का, जिस टाइम पीरियड का उल्लेख किया गया है, उसी टाइम पीरियड के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रत्यार्थी को जो अमाउंट बताया गया है, जो पैसा बताया गया है, वो किसको सौंपना होगा, वो सौंपना होगा व्यथित व्यक्ति को। और अगर ऐसा नहीं करता है तो इसका प्रावधान धारा 6 में है। चलिए देखते हैं क्या है। उपधारा 1 के अधीन निबंधनों के संदाय करने में प्रत्यार्थी की ओर से असफलता पर, असफलता मतलब ये अगर वो जो है इस प्रकार का पेमेंट नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी के नियोजक, यानी कि जो उसका एम्प्लॉयर है जिसने उसको नौकरी पर रखा है, ऋणी डिबेटर को व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संदाय करने या मजदूरी वेक्स हम बात करें वेतन सैलरी का एक भाग न्यायालय में जमा करने, कहाँ जमा करने में, न्यायालय में, तथा सौदे ऋण प्रत्यार्थी के खाते में सौदे या उद्भूत ऋण को प्रत्यार्थी द्वारा संदेह धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी तथा जमा करने का निर्देश दे सकेगा। अब ये पूरी लाइन जो कहती है इसका मैं एक एक बात का आपको अर्थ समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो प्रत्यार्थी क्या है, वो जो भी अमाउंट देना था, जो महीने की किस्त देनी थी या एक मुश्त देना था, वो पूरा देने में असमर्थ रहता है, यानी कि वो पेमेंट नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि मजिस्ट्रेट जो है प्रत्यार्थी के नियोजक, यानी कि जिसने उसको नौकरी पे रखा है, किसको, प्रत्यार्थी को नौकरी पे रखा है उसको, या जो डिबेटर जो ऋणी है उसको जो पैसा उपलब्ध करवाता है उसको, दोनों को आदेश पारित करेगा। क्या करेगा कि भाई या तो आप व्यथित व्यक्ति को, जैसा आदेश में लिखा जाता है, या तो सीधा प्रत्यक्ष है, यानी कि जो व्यथित व्यक्ति है उसको सीधा नियोजक या डिबेटर, हम बात करें नियोजक, एम्प्लॉयर और डिबेटर, दोनों क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। प्रत्यक्ष है डायरेक्ट, ठीक है, जाकर उसको जो अमाउंट महीने की महीने देकर आ जाएंगे, बात खत्म। संदाय करने का, या फिर जो भी मजदूरी या वेतन का एक भाग, ऐसा नहीं करते हैं तो मजदूरी और वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने का आदेश दे सकता है। तो न्यायालय ये भी कह सकता है कि भाई आप जो है इसकी जो निश्चित मजदूरी है उसका एक भाग, यानी कि कुछ परसेंटेज जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है वो आप न्यायालय में जमा करवाइए और यहां से जो है हम व्यथित व्यक्ति को ट्रांसफर कर देंगे या उसको सौंप देंगे, ठीक है।
या शोध्य प्रत्यर्थी के खाते में शोध या उद्भूत ऋण को, ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, 3 चीजें बताई गई है। सबसे पहले प्रत्यर्थी को डायरेक्ट दे दो भाई, कैसे दे दो, डायरेक्ट दे दो। दूसरा न्यायालय में जमा करवा दो। और तीसरा यहां पर न्यायालय ये भी दे सकता है कि उस प्रत्यर्थी के किसमें, बैंक खाते में जमा करा दो। किसमें, बैंक खाते में, किसके में, माफ कीजिएगा, व्यथित व्यक्ति के, ठीक है। तो यहां पर जो है व्यथित व्यक्ति के तीनों चीजें व्यथित व्यक्ति के ऊपर अप्लाई है, प्रत्यर्थी के ऊपर अप्लाई है और व्यथित व्यक्ति को उसे भुगतान करना है। तो सबसे पहले अगर जो प्रत्यर्थी असमर्थ रहता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके जो नियोजक और डिबेटर, एम्प्लॉयर और डिबेटर दोनों को आदेश दिया जाता है कि भाई आप जो है डायरेक्ट पेमेंट करें। अगर ऐसा आदेश नहीं देकर न्यायालय आदेश दे सकता है कि भाई आप अमाउंट जो है एक कुछ निश्चित है वो न्यायालय में जमा कीजिए। और इसके बाद में हम बात करें बैंक खाते में, तो चलिए साथियों, और यहाँ तक का जो है आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात कर ले जो आखिरी लाइन है, प्रत्यर्थी द्वारा धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी। तो यहाँ आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो भी पैसा दिया जाएगा या जो भी पैसा न्यायालय में जमा करा जाता है, प्रत्यक्ष दिया जाता है, उसको समायोजित कर लिया जाएगा, उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। किसमें, यानी कि जो भी धनीय अनुतोष आदेश दिया, जो पेमेंट करने के लिए कहा गया है, उसे शामिल कर लिया जाएगा साथियों। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं और अगली हम धारा 21 की बात करेंगे। तो तुरंत प्रभाव से शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।